नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो एक होलिस्टिक कवरेज है उन सारी चीजों का जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले समझ लेनी चाहिए। इसमें इंक्लूडेड है वो सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, एग्जाम से रिलेटेड रियलिटीज और वो सारी छोटी बड़ी चीजें जो एक एस्पिरेंट अपने लेटर स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में समझ जाता है, जो अगर उसे पहले पता हो तो शायद उसका प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग उसकी प्रिपरेशन को बेटर कर पाए। आपने अभी तक काफी टॉपर इंटरव्यूज, उनकी जर्नी या एक्सपीरियंसेस के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन के शुरुआत में उन प्रॉब्लम्स या स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाते और बाय द टाइम हमें उनसे वैल्यूज मिले तब तक हमारे प्रिपरेशन के 2-3 साल बीत चुके होते हैं। इस वीडियो का पर्पस बस यही है कि आपको वो सारी चीजें एक जगह पर पता चले ताकि आपका टाइम बचे, आपकी तैयारी इजी हो पाए और आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो। सबसे पहले आता है द डिड यू नो ऑफ यूपीएससी। ये सारी चीजें आपको आपके प्रिपरेशन से पहले पता होनी ही चाहिए ताकि आपकी थॉट प्रोसेस में एक क्लैरिटी हो और आप मिड प्रिपरेशन कंफ्यूज ना हो किसी भी बारे में। पहला सवाल यह है कि आप यूपीएससी कर क्यों रहे हैं? इज इट बिकॉज इट इज रियली योर ड्रीम, योर फादर्स ड्रीम, या आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई मूवी देख ली, या आपको पता नहीं है कि अब ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है? ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप यूपीएससी की तरफ बढ़ रहे हो। बट आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इन सारे रीजंस में से आपका रीजन कौन सा है। आपके लिए ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अंडर द बैंड वैगन इफेक्ट, कि सारे लोग अगर यही कर रहे हैं आपके आसपास तो चलो मैं भी ट्राई करके देख लेता हूं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सक्सेस रेट इन दिस एग्जामिनेशन। हर साल यूपीएससी के लिए अराउंड 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 7 लाख लोग ये एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। इन 7 लाख में से सिर्फ 15,000 लोग ही प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। ये सारे फिगर्स अप्रोक्सीमेट है और इन 15,000 में से अराउंड 1,000 लोग ही यूपीएससी क्लियर करते हैं। अब आपको यह समझना है कि इन 1,000 लोगों में से भी आईएएस के पोस्ट लिमिटेड होते हैं, जो इन 1,000 में से अराउंड 150 होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हर वो इंसान जो यूपीएससी क्लियर करता है वो आईएएस नहीं बनता। तो अगर हम इन 1,000 लोगों को भी कंसिडर कर ले और ये देखें कि 7 लाख लोगों में से ये सिलेक्ट हो गए हैं, तो भी सक्सेस रेट होता है 0.0014%। सक्सेस रेट और लिमिटेड पोस्ट में आपको और 2-3 छोटी छोटी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। वो है रैंक्स, कार्डर सिलेक्शन और रिजर्वेशन। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज वर्सेस एक्सेप्शन। ये चीज आपके दिमाग में फिट कर लीजिए कि हर वो चीज जो हम सोशल मीडिया पे, टॉपर टॉक्स पे, क्लासेस में, इंटरव्यूज में, मूवीज में, हर जगह देखते हैं, वो होते हैं एक्सेप्शंस। और हमें इस ट्रैप में फंसना नहीं है। हर वो टॉपर जो किसान का बेटा है, किसी ऑटो ड्राइवर का बेटा है, बहुत ही हार्डशिप्स झेल कर आया है, अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया है, वो सारे लोग एक्सेप्शंस है। हम इस एक्सेप्शन को देखकर मोटिवेट जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस एक्सेप्शन को देखकर हमें अपने लाइफ की प्लानिंग नहीं करनी है। हमें प्लानिंग करनी है एवरेज देखकर। एक एवरेज एस्पिरेंट को यूपीएससी क्लियर करने में कितना टाइम लगता है, एक एवरेज एस्पिरेंट को अपनी यूपीएससी जर्नी में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। क्योंकि हम जितना मर्जी सोचे कि हम एक्सेप्शंस है, लेकिन उन 7 लाख बच्चों में से सिर्फ 1,000 बच्चे ही है जो सिलेक्ट होने वाले हैं, और इन 1,000 लोगों में से कुछ 100 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनकी स्टोरीज बहुत एक्सेप्शनल होंगी। इस एक्सेप्शन की गेम में चाहे जितने भी बच्चे हो, बहुत से लोगों ने उतने ही हार्डशिप्स झेले हैं, वैसे ही सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन से आए हैं, उतनी ही मेहनत की है, लेकिन एंड में सिलेक्ट इतने ही बच्चे होते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टॉपर टॉक्स में आप जो भी सुने, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इनमें से मोर देन 50% ऑफ द स्टोरीज हैव सम सॉर्ट ऑफ एग्जैजरेशन एंड एन अनरियलिस्टिक एलिमेंट जिसे हम आइडलाइज करना शुरू कर देते हैं।
इन एक्सेप्शन से मोटिवेशन जरूर लीजिए, लेकिन इस फॉल्स होप के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो है टाइम फैक्टर। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये शुरू में किसी को नहीं पता, बट आई एम प्रिटी श्योर कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ नॉट लेस, थिंक दैट दे विल क्लियर दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इस बात का कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एवरेज और एक्सेप्शन का कंसिडरेशन पहले से होना बेहतर होता है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, तब हमारी प्लानिंग सिर्फ 1 से 2 साल को ही कंसिडर करती है। उसके आगे ना हम ज्यादा सोचते हैं, ना हमारे पेरेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए भी मिनिमम 2 साल का समय लगता है। आप ही देखिए कि हमें पहले तो एक पूरा साल प्रिपेयर करने में चला जाता है, और दूसरा पूरा साल एग्जाम की साइकिल में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2026 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, तो आप मई 2025 से लेकर मई 2026 तक प्रिपेयर करोगे, और आपका आगे का पूरा साल मई 26 से लेकर मई 27 के रिजल्ट तक चला जाएगा एग्जाम और रिजल्ट वाले फेज में। तो आपको पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए भी मिनिमम 2 साल का वक्त तो लगेगा ही। दूसरी बात, भले हमें ये चीज विद टाइम पता चलती है, हमारे पेरेंट्स जनरली ये बात पहले से नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा अगर प्रयागराज, दिल्ली, पुणे जैसे शहर में जाकर पढ़ने वाले हो, तो वो 1 या 2 साल में अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस घर आ जाएंगे। हमारी जर्नी खत्म ही तब होती है जब हम या तो ये एग्जाम क्लियर कर ले, या हमारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाए। प्रिपरेशन साइकिल में हमें काफी एक्सक्यूजेस भी देने पड़ते हैं, ये जस्टिफाई करने के लिए कि हम जॉब क्यों नहीं कर रहे, टाइम पर शादी क्यों नहीं कर रहे। हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स या कभी कभी हमें भी ये लगने लगता है कि बाकी सब लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, और हम एक ही पॉइंट पर अटके हुए हैं। भले हम शुरू में ये सोचे कि हम 2 या 3 साल में एग्जाम क्लियर कर ले, हम अपने प्रिपरेशन के दौरान उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद हमें 4 से 5 साल लग सकते हैं। लेकिन ये रियलिटी चेक हमारे पेरेंट्स को बहुत लेट रियलाइज होता है। तो बेहतर यही है कि हम ये रियलिटी चेक खुद को और अपने पेरेंट्स को प्रिपरेशन के शुरू में ही दे दे। फिर आता है सवाल कोचिंग का, कि ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो क्यों, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं। कोचिंग ज्वाइन करने के काफी फायदे हैं, जैसे कि कांस्टेंट गाइडेंस मिलना, ऐसे दोस्त बनाना जो उस एग्जाम प्रिपरेशन में हमारे साथ हो, और हम अपने पाथ से भटके नहीं, और हमें मोटिवेशन और कंपटीशन का एहसास होता रहे। कोचिंग ना ज्वाइन करने के भी कई रीजंस है। इसमें है मॉनेटरी कंसिडरेशंस, दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस, कि कई लोग अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी चीजें करने में जो इस एग्जाम से रेलिवेंट है भी नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी ऑफ गाइडेंस एंड मटेरियल। हर वो कोचिंग आपको बेस्ट मटेरियल या बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। काफी बार ऐसा भी होता है कि जब आपको कोई टीचर से मिलना हो गाइडेंस के लिए, तो एक लंबी लाइन लगी होगी, 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ता है आपके इस 5 मिनट के डाउट के लिए। कोचिंग से ही रिलेटेड एक और सवाल है कि आप कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें। इसमें भी ऑफलाइन कोचिंग के वही फायदे हैं कि आपको टीचर, स्टूडेंट्स इमीडिएटली एक्सेसिबल होते हैं। आपको जिससे भी डाउट पूछना है आप इमीडिएटली पूछ सकते हो। सेकेंडली, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। आप रोज उसी टाइम पे जाते हो, लेक्चर्स अटेंड करते हो, आपको आपका मेंटर सामने बैठ के चीजें समझा सकता है। वैसे ही ऑनलाइन कोचिंग के फायदे ये है कि आप वो लेक्चर्स या टेस्ट अपने टाइम के अकॉर्डिंग दे सकते हो। आपको उतना फ्रीडम मिलता है कि आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बना सकते हो। और तो और, इससे आपको लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप अपने होम टाउन से ही सारा मटेरियल और कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। फिर आती है बात कि प्रिपरेशन घर से करें या दिल्ली या किसी अन्य शहर में जाकर करें। तो अगर आप घर से प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पहले से पता होने चाहिए। आपका खर्चा कम होगा, आपका डाइट अच्छा रहेगा, जब भी आप स्ट्रेस्ड हो तो आपके पास घर में बात करने के लिए आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त होंगे। अगर आप बीमार पड़ जाए
तो आपका ख्याल रखने वाला कोई होगा। लेकिन घर पे रहने के कॉन्स ये है कि आपको ऑनलाइन गाइडेंस उस क्वालिटी का मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने जर्नी से या पढ़ाई के प्लान से बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आपके पढ़ाई पर चेक रखने वाला कोई नहीं है। आप अपने प्रोग्रेस को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे और ना ही कंपेयर कर पाओगे। ऐसे ही घर से दूर रहने के भी कई फायदे हैं। आपको रिलेटिव्स या घर वालों का कोई प्रेशर नहीं होगा। आपकी पढ़ाई की जर्नी में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके पास गाइडेंस होगा। आपके पास डिसिप्लिन होगा। घर से दूर रहने की वजह से आप फुल टाइम मोटिवेटेड रहोगे कि आप एक गोल की वजह से बाहर हो, और वो गोल फुलफिल होने तक आपको ये रियलाइज होता रहेगा कि आप इस स्ट्रगल में क्यों हो। वैसे ही घर से दूर रहने के कुछ कॉन्स भी है। पहले तो आपका हेल्थ, आप बीमार पड़ सकते हो, आपको होम सिकनेस हो सकता है, आप स्ट्रेस फील कर सकते हो, और इनमें से कोई भी चीजें अगर आपकी पढ़ाई पे अफेक्ट करने लगे तो आपका प्लान और स्ट्रैटेजी वीक होने लगता है। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कंसिडर इज द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। आपके सारे बेसिक बुक्स आपको करीब 5,000 में मिलते हैं। एक किसी भी डिसेंट शहर में अगर आप घर से बाहर रहो तो आपका महीने का रेंट अज्यूम कर लेते हैं 5,000 होगा। आपके मेस या मंथली खाने का कॉस्ट होगा 3,000 रुपए। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको अलाउंस मिलता है वो पकड़ लीजिए कुछ 3 से 5,000 रुपए। इसके अलावा कोचिंग, नोट्स, प्रिंट आउट्स, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले एक्स्ट्रा चीजें जैसे कोई लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, इन सब का हम एक बेयर मिनिमम अजम्पशन कर लेते हैं 3 to 5,000 पर मंथ। इस सब का मिनिमम टोटल आता है अराउंड 20,000 रुपीज पर मंथ। इस हिसाब से आप साल का मिनिमम 2.5 लाख रुपीज खर्च कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन पर। अगर आपके पास कोई जॉब ना हो और आप फैमिली से पैसे ले रहे हो तो आपको ये चीज पहले से दिमाग में रखनी होगी कि अगर आपका प्रिपरेशन एक एवरेज 3 to 4 इयर्स का है तो आपको 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। उसके बाद की इंपॉर्टेंट चीज है द साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। जब आपके प्रिपरेशन का ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक चला जाता है तो आपको कई ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जिनकी वजह से आपका मोटिवेशन, डिसिप्लिन या इन जनरल पढ़ाई करने का मूड अफेक्ट होने लगता है। जब आप ये देखते हो कि आपके बाकी दोस्त जो प्राइवेट जॉब्स में चले गए वो आपसे बेहतर करने लगे हैं, या आप इस एग्जाम में एक लूप में फंसे हो जहां आपकी प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रही, या ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 से 3 मेंस दे चुके हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके प्रिपरेशन में फ्लॉज क्या है, आप कहाँ लैक कर रहे हो और कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होने लगती है और ये सारा स्ट्रेस आपके सक्सेसिव अटेम्प्ट्स को अफेक्ट करने लगता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से लोग अपने स्ट्रगल के शुरुआती दिनों में नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से पूछेंगे जो प्रिपरेशन में आपसे आगे है तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रगल को काफी ओवर हाइप कर दिया है, और एक बार तुम टॉपर बन जाओ उसके बाद तुम जो भी कहो उसे एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। तो जब कोई टॉपर ये क्लेम करने लगता है कि वो 18 घंटे पढ़ता था, भूख प्यास भूलकर, सोशल मीडिया बंद करके, खुद को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई करता था, ऐसे क्लेम्स काफी इजीली क्रेडिबल हो जाते हैं, जो कि क्लियरली बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। 18 से 20 घंटे पढ़ना, दोस्तों से बात ना करना, किसी फैमिली फंक्शंस पर ना जाना, दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करना, मूवीज देखना, ये सब बंद कर देना, खाना खाते वक्त भी पढ़ाई करना, बस से ट्रैवल करते वक्त पढ़ाई करना, ये सारे क्लेम्स अननेसेसरी और ओवर एग्जैजरेटेड है। यूट्यूब की वजह से ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि काफी टॉपर्स अब अपने लाइफ को रियलिस्टिकली बताने लगे हैं कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई मोर देन इनफ है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब इस 8 घंटे के बाहर आप जो भी करें वो आपकी मर्जी। आप हॉबीज कल्टीवेट कीजिए, कुछ एक्टिविटीज कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ बाहर जाइए, सोशल मीडिया भी यूज करिए। अनलेस एंड अनटिल आप 8 से 10 घंटे की क्वालिटी पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी का सारा स्ट्रगल नेसेसरी नहीं है।
कोई जरूरत नहीं है आपकी नॉर्मल लाइफ से बाहर जाकर ये प्रिपरेशन करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करना नहीं पड़ता। जब एग्जाम पास आती है तब 12 घंटे क्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन पूरा साल हर दिन इतनी पढ़ाई करने के लिए आपको खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको देखना है बस एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपके सोर्सेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 घंटे की पढ़ाई करनी है 10 दिनों में, तो आपको ऑब्वियसली हर दिन 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपने इसके पहले हर किसी से सुना होगा कि यूपीएससी का सिलेबस होता है एवरीथिंग अंडर द सन, जो कि सरासर झूठ है। आपको सिर्फ दो चीजें देखनी है ये वेरीफाई करने के लिए। पहले तो यूपीएससी ने दिया हुआ सिलेबस, और दूसरा इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि यूपीएससी हर साल कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस और कुछ वेरिएबल क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस का ब्रैकेट काफी हद तक डिफाइंड है। और तो और हर टॉपर ने अब तक आपसे कहा है कि यूपीएससी में अपने सिलेक्टेड सोर्स को बार बार पढ़ना यही है सक्सेस की स्ट्रैटेजी, ना कि बहुत सारे सोर्सेस के पीछे भागना या हर सब्जेक्ट के लिए 3-3 4-4 सोर्सेस रखना। जब भी आप कोई रेफरेंस बुक पढ़े तो आपको यह दिखाई देगा कि उसमें से पीवाईक्यूज काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये पीवाईक्यूज उस बुक में यूपीएससी ने सवाल पूछने के बाद इंटीग्रेट किए होते हैं। इसे मैं स्कैम नहीं कहूंगा, लेकिन काफी लोग इसकी वजह से मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि रेफरेंस बुक ये कहकर बेचे जाते हैं कि उनके बुक के बाहर सवाल जाएगा ही नहीं। फिर आता है सवाल कि आपको रट्टा मारना है या नहीं। इसका सीधा सीधा जवाब है कि इन सम प्लेसेस यस एंड इन सम प्लेसेस नो। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तब मुझे लगता था कि यूपीएससी इज अ वेरी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, कि आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस नॉलेज और कंसेप्ट यूज करने हैं। बट थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी ही पड़ेगी, स्पेशली फॉर द मेंस, एंड देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस। या तो आप वो चीजें बार बार रिवाइज करने के बाद आपको याद हो जाए, या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें रट ले। एक और ऐसा ट्रैप जिसमें बहुत से बच्चे फंसते हैं वो है करंट अफेयर्स। पहले तो ये कि करंट अफेयर्स के लिए टाइम कितना देना है, और उसके बाद करंट अफेयर्स करने कहां से है, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या किसी यूट्यूब वीडियो से। इस चक्कर में बच्चे स्टैटिक सिलेबस और इंपॉर्टेंट चीजों का टाइम करंट अफेयर्स के पीछे भागने में वेस्ट कर देते हैं। जबकि टाइम एंड अगेन आपको यह बताया गया है कि जो स्टैटिक सिलेबस है वही आपका गेम चेंजर है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो सबके लिए एक स्टैंडर्ड लेवल पर आके रुक जाती है। आपके लिए डील मेकर या डील ब्रेकर स्टैटिक सिलेबस होता है, जो हर कोई पढ़ता है और हर कोई उतने अच्छे से रिवाइज नहीं करता। इस पार्ट के मिस्टेक्स की वजह से ही आपका स्कोर नीचे जाता है। फिर आता है सवाल कि टाइम टेबल बनाए कैसे। ये चीजें भले शुरू में आपको छोटी लगे, बट इससे डिटरमाइन होता है कि आपका आगे का सफर कैसे होगा। कुछ लोगों के लिए मंथली प्लान बनाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, तो कुछ लोग डेली टारगेट्स ज्यादा इजीली फॉलो करते हैं। लेकिन एंड में आपको याद रखना है कि आपको नेसेसरी है बैलेंस करना। आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि आपके दोनों भी गोल्स टाइम पर अचीव हो। और उसके बाद भी हर एस्पिरेंट ये प्रॉब्लम फेस करता है कि चाहे आप कितना भी माइन्यूट लेवल पर प्लानिंग कर ले, आपकी कुछ चीजें रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता था, अगर एक भी दिन का न्यूज़पेपर मेरा रह गया तो वो मैं अगले दिन पढ़ता था। अगले दिन का भी रह गया तो मैं उसे स्टैक कर लेता था कि ठीक है, वीकेंड पर जाके सारे पढ़ लूंगा। और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि कब पूरे महीने के न्यूज़पेपर्स एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, और एंड में आपको ये सारे ही बिना पढ़े फेंक देने पड़ते हैं। ये सारी ही चीजें भले कितनी भी डिफिकल्ट और छोटी लगती हो, लेकिन हर एक एस्पिरेंट ये डिलेमा फेस करता है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की, जो हमारी एग्जाम का पहला पड़ाव है। आपने कई टॉपर्स से सुना होगा कि प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अक्सर हम इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, और जो लोग इसे सीरियसली लेते भी है
उन्हें पीवाईक्यू सॉल्व करना और पीवाईक्यू एनालिसिस करना, इन दो चीजों का डिफरेंस पता नहीं होता। उसके बाद बारी आती है स्टैटिक वर्सेस करंट डिबेट की। हम अक्सर इस बड़े कंपोनेंट के पीछे भागने में लग जाते हैं, जबकि टाइम एंड अगेन हमसे कहा गया है कि तुम्हारा गेम मेक या ब्रेक ये कंपोनेंट करेगा। एक और चीज जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के चक्कर में हम टेस्ट सीरीज लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में जो लॉजिक या ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं वो अक्सर इन टेस्ट सीरीज में काम नहीं करते, और इसकी वजह से आपका उन ट्रिक्स या लॉजिक पर से विश्वास उठ जाता है और वही स्ट्रैटेजी आप एक्चुअल एग्जाम में यूज नहीं कर पाते। आधे से ज्यादा एस्पिरेंट्स तो इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं कि प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाए या नहीं बनाए, और अगर बनाए तो कैसे बनाए। और इस चक्कर में एस्पिरेंट्स सिलेबस से बहुत ही ज्यादा दूर भटकने लग जाते हैं। वो उन सारी चीजों को इंक्लूड करने लगते हैं जो अंडर द सन के डेफिनेशन में आता है, और ना कि अपनी सिलेबस के ब्रैकेट में। फिर आती है बात इन एलिमिनेशन ट्रिक्स वाले स्कैम्स की। ये एलिमिनेशन ट्रिक्स हर बार यूनिवर्सल नहीं होते। इनमें से कोई ट्रिक्स सच में लॉजिकल होते भी है, लेकिन बाकी के ट्रिक्स आपको एग्जाम के बाद किए गए पोस्ट एनालिसिस से मिलते हैं, जिसमें ना एग्जाम का सीरियसनेस होता है, ना टाइम लिमिट, और ना ही कोई स्टेक्स। घर पे बैठ के हर किसी को ये ट्रिक्स इजी लगते हैं। घर पे बैठ के सॉल्व करने वाले को ये पेपर और ट्रिक्स अप्लाई करना बहुत इजी होता है। और तो और बहुत से लोग ये ट्रिक्स रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाते हैं आंसर पता होने के बाद। प्रीलिम्स के लिए हर वो चीज जहां से आपको नॉलेज मिले वो आपके काम की होती है। जैसे कोई अच्छी टीवी सीरीज देख लेना, कोई नेचर डॉक्यूमेंट्रीज देख लेना, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फिल्म्स देख लेना, एटसेट्रा। टेस्ट सीरीज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उनके स्कोर की वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हो, और इन स्कोर्स को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि हर टेस्ट सीरीज एक ऑप्टिमम क्वालिटी की ही हो ये नेसेसरी नहीं होता। एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स एग्जाम में काम आती है आपकी स्ट्रैटेजी, आपका नॉलेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये सारी चीजों का एक अच्छा बैलेंस होना आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है उस पेपर की जो बहुत से लोगों की मेहनत को एक चुटकी में नलिफाई कर सकता है। वो पेपर है सीसैट। आपने देखा होगा कि इस पेपर को बहुत ज्यादा डीमनाइज या विलनाइज कर दिया जाता है, जबकि सिलेबस में आपसे एक्सपेक्टेड है बस मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट पता होना। सीसैट का पेपर एक्चुअली बस अप्रोच और टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपको 80 क्वेश्चंस में से सिर्फ 40 ही ऐसे सवाल करने हैं जो आपको बहुत इजी लगते हैं। इससे आपका अटेम्प्ट 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स में से आपको लाने हैं सिर्फ 67। इस पेपर का एक अननेसेसरी डर सेट किया गया है कैंडिडेट्स के मन में, जिसकी वजह से आप ईयर ऑन ईयर सीसैट के कोर्सेज खरीदते जाते हैं। आपको सीसैट के लिए इंपॉर्टेंट है बस बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी और उसके बाद की गई प्रैक्टिस। मैं टाइम फैक्टर पर हमेशा इसलिए स्ट्रेस देता हूं कि आपने भी नोटिस किया होगा कि सीसैट का पेपर अगर आप एग्जाम के बाद फिर से सॉल्व करें 2 घंटे के बजाय 3 घंटे लेकर, कि वो पेपर आपके लिए इजीली सॉल्वेबल होगा। तो सीसैट का मेजर प्रॉब्लम यही है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस 2 घंटे के प्रेशर के अंडर सॉल्व करने हैं। अब बढ़ते हैं प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद की स्टेज पे, जो है मेंस। मेंस से रिलेटेड सबसे पहला सवाल ये होता है कि आंसर राइटिंग शुरू कब करें। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से पहले ही आपके आपके मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और नोट्स रेडी होने चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रीलिम्स के बाद जो आपको 90 टू 100 डेज का टाइम मिलता है उतना टाइम भी काफी है आंसर राइटिंग और नोट्स बनाने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इन 90 डेज में प्रिपरेशन करने वाले लोग एक्सेप्शन वाले कैटेगरी में जाते हैं। हमें खुद को एक्सेप्शन नहीं समझना है, हमें रहना है उस एवरेज कैटेगरी में जहां हम प्रीलिम्स के पहले ही आंसर राइटिंग और नोट्स रेडी कर लेंगे। फिर बात आती है मेंस में सब्जेक्टिविटी की। जिस कैंडिडेट को इस साल मेंस में 750 प्लस मार्क्स मिलते हैं उसे ही अगले साल 600 मार्क्स भी मिल सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स में एक सेट पैरामीटर होता है इंप्रूवमेंट का, वैसे मेंस में कोई गारंटी नहीं होती
कि आपने गलत क्या किया, कहाँ किया और इंप्रूव कहाँ करें। और इस प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जहां पे किसी साल किसी टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी, पॉल साइंस या हिस्ट्री को कम। और ये डिफरेंस कहीं भी जस्टिफाइड नहीं होता। किसी साल इसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तो किसी साल इसे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अटेम्प्ट के वक्त इन दोनों में से कौन से सब्जेक्ट को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब सब्जेक्टिविटी की बात पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कौन सा ऑप्शनल चुने या कैसे डिसाइड करें। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी काफी जरूरी होती है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपका पेपर सेट टाइम में कंप्लीट होता है या नहीं। लेकिन एस्पिरेंट्स यूजुअली इवैल्यूएशन के चक्कर में फंस जाते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में इवैल्यूएशन की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इवैल्यूएटर्स या तो उनके टीचर्स होते हैं या पुराने एस्पिरेंट्स। और इवैल्यूएशन प्रोसेस ही बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। तो टेस्ट सीरीज में आपकी प्रायोरिटी कंप्लीशन ऑफ पेपर और कंटेंट बिल्डिंग पे होना चाहिए, ना कि आपके टेस्ट सीरीज के मार्क्स। और कंटेंट और मार्क्स इंप्रूव करने के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है पीवाईक्यूज और टॉपर कॉपीज। आपने रिसेंट ईयर्स में काफी टॉपर्स से सुना होगा कि मेंस में कंटेंट इज द किंग। और इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि चाहे आप डायग्राम्स बनाकर चीजें एक्सप्लेन करें या आप पैराग्राफ्स लिखकर करें, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको इन बाकी सारे झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी बातें तो हो गई मेंस के पहले की, लेकिन मेंस के दौरान उन 90 टू 100 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डे टू डे बेसिस पर आप क्या फील करते हैं, आपको किस सब्जेक्ट से या पेपर से एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस बिल्डअप होता है, ये बताने वाले मेंटर्स काफी कम होते हैं। और उस वक्त आप पर दो लेवल के प्रेशर्स ऑपरेट करते हैं। पहले तो ये टाइम क्रंच, और दूसरा प्रीलिम्स क्लियर करने का प्रेशर। जब आपको रियलाइज होता है कि 7 लाख प्रीलिम दिए हुए लोगों में से आप उन लकी 15,000 लोगों में है जो मेंस लिखने वाले हैं, तो ये प्रेशर आपको उन 90 डेज में या तो मोटिवेट करेगा या स्ट्रेस में ले जाएगा। और मेंस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको या तो रैंक दिला सकता है या आपको लिस्ट से बाहर निकाल सकता है, वो फैक्टर है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करेंगे। एस्पिरेंट्स के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं। मेरे दोस्त ने लिया, सर ने बोला, अरे ये तो बहुत इजी है, 2 महीने में हो जाएगा, एटसेट्रा। इन सारे क्राइटेरियाज के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको ये याद रखना है कि एक टाइम के बाद हर सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है। और ये इसलिए है क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप एक सब्जेक्ट में पढ़ोगे वही उस सब्जेक्ट में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड इन मोस्ट टाइम्स द रियलिटी विल बी डिसअपॉइंटिंग। तो ऐसे केस में करना क्या है? पहले तो आपके इंटरेस्ट शॉर्टलिस्ट कीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद आएगा। उसके बाद उसके डेमो लेक्चर्स अटेंड कीजिए, या तो ऑनलाइन या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज को रिव्यू कीजिए और उसके सोर्सेज देखिए। और इस सब के बाद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए सबसे इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न ऑन योर ओन, इजी टू राइट एंड रिवाइज कौन सा सब्जेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनिए। और इस सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके ऑप्शनल के नोट्स। यही नोट्स आपको आपका रैंक दिलाने वाले हैं। इसलिए ऑप्शनल को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। आगे के 10 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वीडियो में। मेंशन किए गए प्रॉब्लम्स के अलावा भी अगर आपके कोई यूनिक प्रॉब्लम्स हो तो वो हमें जरूर बताइए। तो लिंक में दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स को इंक्लूड कर पाए। इसके अलावा आपके कोई भी प्रॉब्लम्स या एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आप हमें लिख सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।